हिंदी में इसको कहते हैं मानक। तो इन जनरल मानक से क्या समझते हो, बताओगे कोई लोग? मानक क्या होता है? तो मैं मंजू, मैम मानक मतलब मैम जैसे कोई बच्चा परीक्षण में अंक प्राप्त कर लिया, लेकिन उस अंक से उसकी योग्यता को नहीं मापा जा सकता। जैसे मान लीजिए उदाहरण मैम कि 2 सब्जेक्ट में उसने एग्जाम दिया और दोनों में 50-50 अंक आए, लेकिन क्लास में मैम वो मैथ या कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है क्लास की नजर से वो सबसे हाईएस्ट नंबर हो, या हो सकता है उसका मार्क्स कम हो, और हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट में वो ऊपर भी हो या तो मार्क्स के उसकी योग्यता को नहीं माप सकते, तो उसके लिए कुछ तैयार किए जाते हैं, तो उसको किस आधार पर उसकी योग्यता को मापा जा सके, तो उन बिंदुओं को ही मैम मानक कहते हैं। वो बिंदु जो हमें एक आधार प्रदान करते हैं जिससे हम परीक्षार्थी की योग्यता का आकलन सही तरीके से, ठीक है। जब मार्क्स में पता चलते हैं तो क्या होता है, वो मापन का उदाहरण हो गया, उसमें हमने माप लिया कि कितने नंबर मिले, लेकिन हम तब तक इस बात को नहीं पता कर पाएंगे कि उन अंकों की क्या सिग्निफिकेंस है जब तक कि हमें ये ना पता हो कि पूर्णांक कितने हैं, है ना। तो पता होंगे तब हम ये पता कर पाएंगे कि उस बच्चे का जो प्राप्तांक है वो उस पूर्णांक में से कितना है, और उसके आधार पर हम उस बच्चे की स्थिति का निर्धारण सही तरीके से कर पाएंगे। और जो मानक होते हैं वो संदर्भ बिंदु कहे जाते हैं, रेफरेंस पॉइंट, जिनसे कि हम मैच करा करके देखते हैं कि कोई चीज़ जो हमें रिक्वायर्ड है वो हमारी उम्मीदों को कहाँ तक पूरा कर रही है। जैसे गोल्ड का हम एग्जांपल तुम्हें देते हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि अलाइव नहीं है, ठीक है। तो गोल्ड में मानक क्या है, तो कहते हैं 24 कैरेट्स, ठीक। अब तुम अगर अपना कोई एक ज्वेलरी लेकर के जाओगे ज्वेलर शॉप पे, तो वो उस ज्वेलरी को देखेगा कि ये 24 कैरेट्स के मुकाबले में कितना है, तो स्टैंडर्ड क्या है 24 कैरेट्स। अब 24 कैरेट से वो कंपेयर करता है कि जो तुम्हारा ज्वेलरी है वो 22 कैरेट्स का है, 18 कैरेट्स का है, या कितना है। जितना भी वैल्यू तुम्हारे सामान की आती है वो उससे कंपैरिजन में उसका दाम कम होता जाता है, और अगर वो 24 कैरेट्स में है तब क्या हो, तब वो बिल्कुल उससे मैच करके और आपको मूल्य उतना ही मिल जाएगा, ठीक है। तो मानक एक रेफरेंस पॉइंट की तरह होता है जिससे कि हम किसी भी चीज़ की तुलना करके किसी बच्चे की यथार्थ स्थिति को जानते हैं, उसके बारे में हमें पता चलता है। एक चीज़ तो ये हुई, और इसके अलावा और भी कोई चीज़, कोई एग्जांपल जो तुम लोग देना चाहते हो? मैम हम गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। बेसिक कॉन्सेप्ट देखें तो मैम इट इज एन एवरेज लेवल ऑफ डेवलपमेंट और अचीवमेंट। मैम अगर एकदम बेसिक सा एग्जांपल देखें तो मैम बॉयज वेयर ब्लू एंड गर्ल्स वेयर पिंक। तो मैम जैसे कि एक कलर के बेसिस पे मैम हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं कि बॉयज मेनली इस कलर के कपड़े पहनते हैं तो गर्ल्स मेनली इस कलर के कपड़े प्रेफर करती हैं। और मैम एक और अगर देखिए इमोशनल लेवल की बात करें तो मैम बॉय शुड बी स्ट्रॉन्ग नॉट इमोशनल बट गर्ल्स शुड बी स्ट्रॉन्ग एज वेल एज इमोशनल। तो मैम इसको हम एक बेसिक एग्जांपल नॉर्म्स में कंसीडर कर सकते हैं। इट्स मोर सोशली डेवलप्ड नॉर्म्स, जिसमें हम सोसाइटी के हिसाब से कुछ चीज़ों को देखते हैं कि हाँ क्या होना चाहिए, है ना। समथिंग फॉर गर्ल्स, सम करियर फॉर गर्ल्स, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, जो एक कॉन्सेप्शन है कि किसके लिए क्या बेहतर रहता है, उसके बेसिस पर ये चीज़ कह सकते हैं। और जो एजुकेशन का फील्ड है इसमें हम लोग ज़्यादातर फोकस्ड रहते हैं जो हमारा एजुकेशनल अचीवमेंट है उसको लेकर के, और साथ ही साथ जो पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट हैं उनको लेकर के। हालांकि ये एक एग्जांपल तुम्हारा अच्छा है, जो चीज़ें हम लोग डेली लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि सामान्य तौर पर एक झुकाव जो होता है कलर के प्रति, लड़कियां अधिकतर पिंक को प्रेफर करती हैं,
लेकिन Yes, ऐसा basic. Yes. तो मगर ऐसा कहीं प्रूव्ड नहीं है, क्योंकि होता है अगर बॉयज पिंक कलर की शर्ट पहन ले तो सब देखते जरूर हैं एक बार कि क्या कौन है ये, लेकिन ब्लू पहना है. पहनते हैं तो कोई नहीं देखता। तो वो क्या रहता है, वो सोशली एक्सेप्टेड है। तो नॉर्म्स में वो चीजें भी आती हैं जो कि सोशली एक्सेप्टेड है। और चलिए दीक्षा का हो गया एग्जांपल, मंजू ने भी बता दिया। और कोई? बस हो गया खत्म। 35 में से 2 लोग। चलो तुम लोग नहीं बोलोगे तो फिर हम बोलेंगे। सुनो, तो जैसा कि हमने पहले बताया कि नॉर्म्स वो रेफरेंस पॉइंट होते हैं, संदर्भ बिंदु होते हैं जिनसे कि हम कंपेयर करके जो भी हमारे रिजल्ट है या जो भी टूल से हमें रिजल्ट मिल रहे हैं, हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हमें नॉर्म्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो अपने आप में पूरी होती है, उनके लिए हमें रेफरेंस पॉइंट्स नहीं भी होंगे तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लाइकवाइज अगर आप बात करते हैं 1 किलो की, तो 1 किलो आपको पता है कि उसका मेजर कितना है। 1 किलो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप कहेंगे कि 1 किलो है ये सामान, तो अगला व्यक्ति समझ जाएगा उसकी क्वांटिटी क्या है। या 5 किलो है वो समझ जाएगा। या लंबाई के बारे में आप बताएंगे कि 3 मीटर है कोई चीज़, तो उसके बाद उसके एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है कि वो क्वांटिटी में कितना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनमें एब्सोल्यूट जीरो होता है। मतलब वो पॉइंट जहाँ पर भी कोई एक क्वालिटी ऐसी होगी जो बिल्कुल भी नहीं होगी। जैसे लंबाई अगर ले लो, लंबाई अगर जीरो कोई कह रहा है मीन्स वही उसी पॉइंट से शुरू होकर उसी पॉइंट पर खत्म। और अगर 0 किलोग्राम्स कह रहा है मतलब 1 किलो था, 1 किलो आपने कंज्यूम कर लिया तो बचा क्या? 0। तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो, जहाँ पर कि कोई भी फिजिकल जो चीज़ है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो फिजिकल क्वांटिटीज की जो मेजरमेंट होती है वहाँ पर हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो है, जिसके कारण हमें वहाँ रेफरेंस पॉइंट के रूप में जीरो मिला हुआ है। हम जीरो से कंपेयर करते हैं, फिर 1 2 3 4 100,000 लैक्स जो भी हो। और यहाँ क्या है, जब हम एजुकेशन के फील्ड में मेजरमेंट करते हैं जिसके लिए कि हम टूल्स बनाते हैं और उन टूल्स में हम यूज़ करते हैं उन टूल्स को हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए। लाइकवाइज पर्सनालिटी हो गया या अचीवमेंट हो गया या इंटेलिजेंस हो गया, जो भी चीज़ मेज़र करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं उसमें हम एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं रख सकते। हमने तुम्हें पहले भी एग्जांपल्स में बताया है कि अगर कोई बच्चा किसी एक मैथमेटिक्स के पेपर को नहीं कर पा रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी मैथमेटिकल एबिलिटी ज़ीरो है। इसका सिर्फ ये मतलब निकलता है कि जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आए वो उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाया। उसके अलावा वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं डेली लाइफ की जिसमें कि मैथमेटिक्स यूज़ करता होगा। या फिर अगर कोई हिंदी लैंग्वेज के पेपर में नहीं कर पाया तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो हिंदी जानता नहीं है। वो हिंदी जानता है, बोलता है, लिखता भी है, लेकिन जो प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे गए उसको उसका उत्तर नहीं आता था। तो यहाँ किसी भी क्वांटिटी के या किसी इंटेलिजेंस को आप बिल्कुल ज़ीरो कैसे कह देंगे? कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जिसकी इंटेलिजेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो मेंटली साउंड पर्सन्स नहीं है उनके साथ ऐसा होता है कि वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते। मगर उस केस में भी अगर वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं या छोटे मोटे जो ट्रेनिंग उनको दी जा रही है उन कामों को कर रहे हैं, तब भी उनके पास कुछ न कुछ IQ है, तो वो बिल्कुल ज़ीरो नहीं कहा जा सकता है। तो हमारे पास जो हमारे एजुकेशनल मेजरमेंट में हम मेज़र करते हैं चीज़ों को, वो हम एब्सोल्यूट ज़ीरो पर नहीं करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या होता है कि अगर हमें कोई रिज़ल्ट मिल रहा है तो उसके बारे में सही तरीके से इंटरप्रिटेशन करने के लिए हमें कुछ रेफरेंस पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, अब वो रेफरेंस पॉइंट्स जो होते हैं वो कहलाते हैं नॉर्म्स।
ठीक, अब जो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस किया जिसमें कि सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही थी, तो सब्जेक्ट के बारे में मान लो क्लासरूम में टेस्ट लिया गया, टेस्ट लेने पर 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर था, क्वेश्चन पेपर में किसी बच्चे ने 45 स्कोर किया। अब ये 45 क्लास का हाईएस्ट भी हो सकता है, मे बी 45 से ऊपर स्कोर करने वाले कई बच्चे हों, या ये भी हो सकता है कि वो 45 जो है वो एक एवरेज ग्रेड को दिखा रहा हो, कुछ बच्चे 45 से ऊपर हों, कुछ 45 से नीचे हों, तीनों ही कंडीशंस हो सकती हैं। लेकिन इसका पता हमें कब चलेगा? जब हम स्कोर शीट को देखेंगे और उसमें हम ये देखेंगे कि जो टोटल मार्क्स थे उसके साथ साथ कितना नंबर ऐसा था जो कि ज़्यादातर बच्चों ने स्कोर किया है, हाईएस्ट कितना है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद हम एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। और इसी के साथ साथ दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर मान लो कोई एक टेस्ट दिया जा रहा है, क्लास 3rd के बच्चों के लिए वो बना है और क्लास 3rd के स्टूडेंट्स को दिया गया, तो उनसे ये उम्मीद की जाएगी कि वो उस पर कम से कम 70 या 80% स्कोर करें। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए ही बनाया गया है। लेकिन अगर क्लास 3rd के बच्चे क्लास 3rd के लिए जो अचीवमेंट टेस्ट बनाया गया है उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो इस कंडीशन में वो इंडिकेट करेगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बिलो स्टैंडर्ड हैं। या फिर क्लास 2nd के बच्चे क्लास 3rd का टेस्ट कर लें, तब क्या होगा? वो अबव स्टैंडर्ड हैं, मतलब उनको इतना आता है कि उन्होंने 2nd में पढ़ते हुए भी 3rd स्टैंडर्ड के लिए जो क्वेश्चंस बने थे पेपर में उनको सॉल्व कर लिया। तो मानक हमें एक रेफरेंस का पॉइंट देते हैं, एक धरातल प्रदान करते हैं, एक आधार बेस प्रदान करते हैं जिस पर कि हम तुलना करके ये देख पाते हैं कि जो हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ वो सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है। तो मानक की जो डेफिनेशन है, जो ओवरऑल डेफिनेशन है वो यही है कि नॉर्म्स वो रेफरेंस पॉइंट होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं किसी भी एक रिजल्ट को इंटरप्रेट करने में, उसकी व्याख्या करने में हमारी मदद, उसको जानने में, उस रिजल्ट को समझने में हमारी सहायता करते हैं। और मानक जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है एज नॉर्म्स, आयु मानक। दूसरा है ग्रेड नॉर्म्स, कक्षा मानक। तीसरा है परसेंटाइल नॉर्म्स, शतांशीय मानक कहते हैं इसको। और लास्ट में है कुछ एक स्कोर्स होते हैं जिनको कि स्टैंडर्ड स्कोर कहा जाता है, प्रमापीकृत प्राप्तांक। तो वो स्कोर्स जो हमारे पास रॉ स्कोर्स आते हैं उनका स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन पता करके उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब इसमें होते हैं आपके पास टी स्कोर, जेड स्कोर, सी स्कोर, तो इन सभी को हम अभी बताएंगे आपको आगे। लेकिन जो नॉर्म्स हैं उनके बेसिकली 4 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स में एज, ग्रेड, उसके बाद आ जाता है आपका परसेंटाइल और लास्ट वन है स्टैंडर्ड स्कोर्स। तो अब अगर हम एज का एग्जांपल लें तो एज में क्या है कि जो भी बच्चे होते हैं, अगर वो 3 साल के हैं, 2 साल के हैं, 5 साल के हैं, 10 साल के हैं, जितने भी साल के हैं, तो उनके लिए एक पर्टिकुलर नॉर्म सोसाइटी डेवलप करती है। जैसे कि अभी दूसरे एग्जांपल में हम लोगों ने देखा कि कलर से रिलेटेड कुछ हमारे सोसाइटी में नॉर्म्स क्रिएटेड हैं जिनमें कि हम अगर कोई उससे डेविएट करता है तो थोड़ा हमें अचंभा ज़रूर होता है कि ये इस कलर को कैसे प्रेफर कर रहा है। तो अब इसमें जो एज की बात होती है वहाँ पर क्या है, मान लो कोई बच्चा है 3 साल का है, तो 3 साल के बच्चे को अगर आप पेंसिल पकड़ाएंगे, लिखाएंगे तो उसकी राइटिंग बनने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि उस समय तक उसकी जो फिंगर्स होती हैं, जो हाथों की मांसपेशियाँ होती हैं, वो डेवलपमेंट तो उनका होता है लेकिन वो इतनी मजबूत नहीं होती कि वो बहुत अच्छे से लिख सके। लगातार प्रयास करके फिर कुछ समय के बाद वो अपनी राइटिंग को सही कर पाता है। वहीं अगर और छोटे बच्चे के साथ आप सोचें कि वो सही तरीके से लिख ले,
तो उसको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर मान लीजिए तब भी कोई ऐसा बच्चा है जो नहीं लिख पा रहा है, तो फिर क्या कहा जाएगा कि इसकी एज के और बच्चे ये काम कर ले रहे हैं मगर ये नहीं कर पा रहा है। तो जब हम एज को बेस मान करके किसी एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को या रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं तो वो एज नॉर्म्स को दिखाता है। और दूसरा जो होता है वो होता है ग्रेड नॉर्म्स। मतलब अगर आप कोई एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, जोड़ का, घटाने का, जो भी है, क्लास 4th का स्टूडेंट हो, आपने उससे पूछा, सामान्य प्रश्न है जो कि एक कक्षा 4 के विद्यार्थी को आना चाहिए। अगर मान लो वो नहीं बता पा रहा है तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है कि ये 4th में पढ़ करके भी इसको नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको और ज्यादा इनपुट देने की जरूरत है। तो एज के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि इस एज के बच्चे सामान्य तौर पर क्या कर लेते हैं, या एक एज के बच्चों की लंबाई कितनी होती है, या उनका आईक्यू कितना होता है। तो जो भी चीजें ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको हम एज के हिसाब से कंपेयर करते हैं वो एज नॉर्म्स में आते हैं। दूसरा हमने तुम्हें बताया ग्रेड नॉर्म्स। ग्रेड नॉर्म्स में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर क्लास में पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट उस क्लास के लिए पढ़ाए जा रहे सिलेबस के जो भी चीजें हैं उनको कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या उससे नीचे की क्लास में जो भी चीजें बताई जा रही हैं उसको उसने सही से अचीव कर लिया है या नहीं कर लिया है। तो इन सब चीजों को जब हम ध्यान देते हैं तो वो आ जाता है आपका ग्रेड नॉर्म्स में। और इसके बाद जो तीसरा है परसेंटाइल नॉर्म्स। परसेंटाइल टर्म अब कॉम्पिटिशन्स में ज़्यादा सुनने को मिलता है। तुम लोग भी सभी परिचित होंगे क्योंकि 12th पास करके तो सभी आए हो। तो 12th के बाद मेडिकल में, इंजीनियरिंग में या फिर कोई भी एक एंट्रेंस टेस्ट जब आप देने चाहिए तो वहाँ पर परसेंटाइल रैंक मिलती है। वो रैंक ये इंडिकेट करती है कि एक पर्टिकुलर मार्क के नीचे कितने परसेंट बच्चे स्कोर कर रहे हैं। मतलब अगर मान लो एंट्रेंस टेस्ट 100 मार्क्स का था तो 100 में 99 के नीचे कितने आए, 98 के नीचे कितने परसेंट हैं, 95 के नीचे कितने परसेंट है, वो 90th परसेंटाइल, 95th परसेंटाइल इन सबको शो करता है। तो शतांशी मानक जो होते हैं वो एक निश्चित अंक के नीचे दिए गए परसेंट वाले विद्यार्थियों को डिनोट करते हैं। और फोर्थ तो मैंने बताया आपको कि मध्यमान और मानक विचलन, इनको ध्यान में रखते हुए जो हमें स्कोर्स मिलते हैं उनको हम स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो जो हमारे पास स्कोर आता है वो कहलाता है स्टैंडर्ड स्कोर। तो इन 4 तरीकों से हम लोग मानक ज्ञात करते हैं। और मानक ज्ञात करना आवश्यक इसलिए है क्योंकि बिना मानक ज्ञात किए हम एक पर्टिकुलर निष्कर्ष पर, कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते कि विद्यार्थी क्या कर रहा है और कितना वो कर पा रहा है। ठीक है, आगे हम लोग और देखते हैं इसके बारे में कौन कौन सी इसकी डेफिनेशंस हैं और किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है। इतने में कुछ अगर तुम लोग को ना समझ में आया तो पूछ सकते हो। सब क्लियर है? आवाज आ रही है ना तुम लोग को? यस मैम, आ रही है। जब तुम लोग की नहीं आती आवाज तो मुझे लगता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, या तो मेरी आवाज नहीं जा रही या तुम लोग सुन नहीं रहे हो। ऐसा नहीं है ना? चलिए, परीक्षण मानक वे संदर्भ बिंदु हैं जिनकी सहायता से या जिनसे कंपेयर करके परीक्षण पर प्राप्त अंकों की व्याख्या की जा सकती है, और इनके अभाव में परीक्षा परिणामों की व्याख्या नहीं की जा सकती। इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन की प्रक्रिया, जिसमें हमने तुम्हें बताया कि रिलायबिलिटी निकाली जाती है, वैलिडिटी निकाली जाती है, उस प्रक्रिया में अंत में मानक भी निकाले
जाते हैं। जिससे अगर मान लो कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे बनाए हुए टेस्ट को यूज कर रहा है तो उसको पता रहे कि ये किस एज के बच्चों के लिए है, किस ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए है, या फिर इनका स्टैंडर्ड स्कोर्स के फॉर्म में क्या क्या मानक दिए गए हैं। ठीक है, तो परीक्षण के मानक जो है वो वास्तव में किसी रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप या प्रतिनिधित्व समूह के द्वारा उस परीक्षण पर प्राप्त अंकों का संक्षिप्त रूप होता है, जिसे सुविधा की दृष्टि से कुछ परिवर्तित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, अब प्रतिनिधित्व समूह क्या है? मान लो क्लास 8 के स्टूडेंट्स पर कोई टेस्ट बना तो वो क्या करेगा, क्लास 8 के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर वो स्टूडेंट्स यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट के हैं और उसी को हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे यूज करना चाह रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे मानक कि किस एज के बच्चों को लिया गया है और उसमें क्या क्या कंटेंट लिया गया है। उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर हम उसको दूसरी जगह पर प्रयोग करेंगे। ठीक, अब आगे डेफिनेशन देखते हैं। मानक विद्यार्थियों के बड़े समूहों की निष्पादनता के ये अचीवमेंट है, जो भी ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनका जो अचीवमेंट मिल रहा है उसके आधार पर जो स्कोर्स थे उनको हम क्या करते हैं, ऐसे फॉर्म में चेंज कर देते हैं जिससे कि हम उसको समझ करके उसकी व्याख्या कर सकें। ठीक है, तो प्राप्तांकों को किसी अधिक सार्थक पैमाने पर प्रत्यावर्तनों को प्रतिपादित करना मात्र है। ये तो ज्यादा ही शुद्ध हिंदी हो गई, इसको आसानी से बस यही समझ लो कि जो एक ग्रुप पर हमने टेस्ट एडमिनिस्टर किया उससे जो स्कोर्स मिले उन स्कोर्स को हम ऐसे फॉर्म में चेंज कर लेते हैं जिससे कि आसानी से हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि अगर कोई एक पर्टिकुलर विद्यार्थी है तो उसकी योग्यता को हम कंपेयर कर पाएंगे, हम उसके बारे में एक निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि वो कक्षा का एक कमजोर विद्यार्थी है, औसत विद्यार्थी है, या फिर वो एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में हमारे सामने आता है। ठीक, और उसके बाद किसी परीक्षण के मानक बताते हैं कि किसी विशेष संदर्भ समूह के सदस्य परीक्षण पर किस प्रकार से अंक प्राप्त करते हैं। अब प्रकार में वही चीज है कि मानक के हिसाब से, उनकी एज के हिसाब से वो अच्छा अंक प्राप्त कर रहे हैं, औसत अंक प्राप्त कर रहे हैं, या फिर कम अंक प्राप्त कर रहे हैं, या फिर उनकी क्लास के हिसाब से उस टेस्ट पर उनको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, एवरेज परफॉर्म करना चाहिए, या फिर उनको कम परफॉर्म करना चाहिए। अब इसको हम कैसे देखेंगे? मान लो तुम्हें क्लास 3 के किसी स्टूडेंट के लिए है कि नहीं वो बहुत अच्छा है पढ़ने में, तो फिर क्या होगा, आपने 3 का दिया क्वेश्चन पेपर, उसने कर लिया, 4th का दिया फिर उसने कर लिया, अब उसके बाद आप 5th का देंगे तो मे बी 2 क्लास आगे का टेस्ट होने से वो उसको उतने अच्छे तरीके से ना कर पाए। तो इन सभी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हम मानक की बात करते हैं जिससे कि हम कंपेयर करके और रिजल्ट के बारे में एक निष्कर्ष पर पहुंच सकें। नेक्स्ट है, मानक विद्यार्थियों के किसी समूह के द्वारा परीक्षण पर प्राप्त निष्पादन स्तर है। ठीक है, अचीवमेंट का लेवल है। अब यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक तो है स्टैंडर्डाइज टेस्ट में जो स्टैंडर्ड होता है और ये नॉर्म है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड ये बताता है कि क्या होना चाहिए। ठीक, और इसमें जो हमारे नॉर्म्स होते हैं, अब होना तो ये चाहिए कि 100% मार्क्स मिले, लेकिन अगर किसी टेस्ट पर किसी क्लास के स्टूडेंट 80% तक कर पा रहे हैं तो 80% विल बी अ सेटिस्फैक्ट्री लेवल फॉर देयर परफॉर्मेंस। तो अगर कोई विद्यार्थी है वो नहीं 80%, 60 और 65% भी कर ले रहा है तो वो मानक से थोड़ा ही नीचे है, और अगर वहीं वो केवल और केवल 25% या 35% ही स्कोर कर रहा है, तब जो 80% था उससे वो काफी नीचे आ जाता है ना। तो यही चीज है कि ये नॉर्म्स हमें बताते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है, और ये विद्यार्थियों की परीक्षण पर वास्तविक उपलब्धि को व्यक्त करते हैं। अगर
आप आदर्श कंडीशन देखें, आइडियल कंडीशन में क्या होना चाहिए कि जो भी प्रश्न है अगर उस क्लास के लिए है तो सारे विद्यार्थियों को वो आना चाहिए। लेकिन चाहिए इज द आइडियल, उसको प्राप्त करने में हर बच्चा कहाँ तक सफल हो पाता है, वो चीज जो है वो नॉर्म्स पर आकर के रुकती है कि नॉर्म्स के द्वारा ही हम ये देखते हैं कि हाँ बच्चे इस लेवल तक कर पा रहे हैं और बाकी बच्चों को हम नॉर्म्स से कंपेयर करते हैं। सीधे 100% से आप देखेंगे तो फिर क्या होगा, आपको समस्या आएगी। और समस्या कैसे आएगी, मान लो कोई एक विद्यार्थी है, वो एग्जाम में 40% 50% ऐसे स्कोर करता है, फिर उसको लगा कि नहीं मुझे और करना चाहिए, उसने कोशिश की, वो 50% से 55% पे पहुंचा, ठीक है, तो उसने तो गेन किया, 50 से वो आ गया 55 पर। लेकिन अगर आप देखेंगे एक स्टैंडर्ड कंडीशन की नहीं 100% होना चाहिए और उसी के हिसाब से आप उससे कह देंगे कि नहीं तुम्हारा जो अचीवमेंट है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो फिर उसका उस बच्चे पर इफेक्ट क्या आएगा। वो क्या करेगा कि जो उसने कोशिश की 50 से 55 तक आने के लिए, वो उसकी कोशिश का जो मोटिवेशन है वो खत्म हो जाएगा जब कोई 100% से कंपेयर करके उसके 55% को बिल्कुल से नकार देगा। तो उस कंडीशन में उसको लगेगा कि मुझे ये 5% भी गेन करके कोई फायदा नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज मैं 100% तो गेन नहीं ही कर सकता, तो मेरा ये स्कोर भी कोई मायने औरों के लिए नहीं रखता। तो आप सीधे सीधे ऐसा नहीं कि हर आदमी को एक ही पैमाने पर ले आएंगे, ये नहीं हो सकता, क्योंकि सबकी जो अपनी पढ़ने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, लिखने की क्षमता है, वो अलग अलग होती है। तो सामान्य परिस्थितियों में बच्चे जितना कर पाते हैं उसके आधार पर मानक का निर्धारण किया जाता है। अब इसमें हमने तुम्हें बता दिया प्रकार में एज नॉर्म, ग्रेड नॉर्म, परसेंटाइल और स्टैंडर्डाइज स्कोर नॉर्म्स। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। एज नॉर्म, एज नॉर्म में जो भी गुण और विशेषताएं आयु के साथ साथ परिवर्तित होती हैं उनको हम एज नॉर्म बना करके मापते हैं। ठीक, अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी चीज है, जो भी टेस्ट है या जो भी एक गुण है, अगर बच्चों की लंबाई देखनी है तो क्लास के उस एज के 4 साल के या 5 साल के 6 साल के ज्यादातर बच्चे किस लंबाई के हैं उस चीज को हम देख लेते हैं। या फिर कोई टेस्ट दिया तो टेस्ट में जो प्राप्तांक मिला उसके ऊपर अंक रखने वाले बच्चे जो हैं वो कैसे हैं और नीचे अंक रखने वाले बच्चे कैसे हैं, इसका पता हमको उस नॉर्म से कंपेयर करके लगता है। ठीक, तो आयु मानक में हम उन गुणों और विशेषताओं को देखते हैं जो कि एज के साथ साथ परिवर्तित होती हैं। और हम सभी जानते हैं कि एज बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनमें कि बच्चे का विकास हो जाता है। तुम लोग अभी पढ़ भी रहे हो, सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हर एज के लिए चीजें निर्धारित हैं। इवन एज तो ईयर्स में तो है ही है, मंथ्स में भी होता है। जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद वो 2 महीने में क्या क्या कर लेगा, 3 महीने में क्या क्या कर लेगा, 5 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में, ये सारी चीजें निर्धारित पहले से रहती हैं और ये हम आयु मानक या एज नॉर्म इसके लिए निर्धारित करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है सेकंड है श्रेणी मानक या श्रेणी मापक, नॉर्म्स और द ग्रेड। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लास के लिए मानक ज्ञात किए जाते हैं कि कक्षा 4 में पढ़ने वाला या 6 में पढ़ने वाला या 8 में पढ़ने वाला या 10 में पढ़ने वाला जो भी स्टूडेंट है, वो जो भी उसको असाइनमेंट दिया जा रहा है उसमें उसको किस तरीके से स्कोर करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, रेफरेंस पॉइंट बदल जाता है। वो गुण या विशेषताएं जो कक्षा के साथ साथ बदलती जाती हैं उनको हम कक्षा मानक के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, अब प्रत्येक कक्षा के बच्चों का औसत प्राप्त के लिए मानक प्राप्तांक होता है। अगर बच्चा उससे ऊपर अंक प्राप्त करेगा
तो वो सामान्य से अच्छा होगा, और अगर कम प्राप्त करेगा तो वो सामान्य से कम प्रतिभावान माना जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर औसत स्तर का जो परफॉर्मेंस है वो हम ग्रेड नॉर्म के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट, परसेंटाइल नॉर्म। परसेंटाइल में हमने तुम्हें बताया कि एक प्राप्तांक के नीचे अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। ठीक, अब परसेंटाइल में हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर व्यक्ति को जो अंक मिले हैं उसके आधार पर और लोगों के परसेंटेज की तुलना हम कर पाते हैं कि कितने प्रतिशत व्यक्ति उससे ऊपर हैं और कितने प्रतिशत उससे नीचे हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये है कि P40 जो है वो ये बताएगा कि इससे नीचे अंक प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या 40 है, और इसमें 100 पार्ट्स लिए जाते हैं, 100, 98, 99 करके पूरा ये 1 तक चलता है। और यहाँ पर जो शतांशीय मानक है वो उन विशेषताओं के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है जहाँ पर कि आयु के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। ज़्यादातर व्यक्तित्व, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस, इन सब के लिए शतांशीय मानक ज्ञात किए जाते हैं जिससे कि लोगों के बीच में तुलना कर ली जाती है। ये है लास्ट, प्रमापीकृत प्राप्तांक मानक, जिसमें कि हम लोग, जैसे अभी हमने तुम्हें बताया कि 24 कैरेट्स का एक एग्जांपल दिया कि गोल्ड के लिए ये तय किया जाता है कि 24 कैरेट्स रहेगा तो वो सबसे ज़्यादा प्योर है। अब इसी तरीके से जो स्कोर्स हैं उनको भी अगर उनका मीन, मध्यमान और मानक विचलन निकाल करके उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है स्टैंडर्ड स्कोर्स में, तो उनको हम आसानी से समझ पाते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक, तो मूल प्राप्तांकों को उनके मध्यमान और मानक विचलन की सहायता से प्रमापीकृत प्राप्तांक में परिवर्तित कर लिया जाता है, जो कि कई प्रकार के होते हैं। इनमें पहला है Z स्कोर, T स्कोर, C स्कोर, स्टेन स्कोर, स्टेनाइंस, ये सभी। अभी जब आगे आप लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो उसमें इन सभी को कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा और साथ ही साथ इन सभी को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं वो भी बताया जाएगा। अब इसके सूत्र दिए गए हैं। जो Z प्राप्तांक है उसको पता कैसे किया जाता है, x माइनस m अपॉन सिग्मा। यहाँ पर x जो है वो किसी बच्चे का स्कोर है, m क्या है, पूरे ग्रुप का मीन है, और सिग्मा क्या है, जो ग्रुप है जिसमें कि वो स्टूडेंट है उसका मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो Z स्कोर प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, मूल प्राप्तांक में से मध्यमान को घटा करके स्टैंडर्ड स्कोर से भाग दे देते हैं। अभी ये सारे मेथड्स आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन जब आपको मानक का उत्तर लिखना होगा कि व्हाट आर नॉर्म्स, तो आपको वहां पर भी ये चीजें देनी पड़ेंगी कि Z प्राप्तांक क्या है। फिर T के लिए क्या हो जाता है, T स्कोर है ये, इसके लिए क्या करते हैं कि जो ये Z निकाला है इसी में 50 प्लस 10 इंटू Z कर देते हैं, तो T स्कोर का मान पता चल जाता है। ये C स्कोर है। इन सभी के पीछे बहुत सारी अजम्पशंस है, वो अभी तुम लोग को स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते समय आगे हम बताएंगे। तो C स्कोर जो है वहां पर जो मान है, यहाँ देखिए फिर से वही Z आ गया, Z स्कोर के रूप में था, तो C बराबर 5 प्लस 2Z। इस तरीके से स्कोर्स होते हैं। स्टेन का मान है 5.5 प्लस 2Z, स्टेनाइन जो होता है वो होता है 5 प्लस 1.96Z। तो सबसे पहले Z ज्ञात करते हैं और Z ज्ञात करने के बाद T स्कोर, C स्कोर, स्टेन स्कोर और स्टेनाइन स्कोर, इन सबको पता हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतनी चीजें थी। और इसके साथ साथ एक और चीज है कि मानक जो होते हैं वो भी समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज से 100 साल पहले जो मानक बन गया था वही अभी भी चलेगा। इसको तुम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हो, क्योंकि जब तुम्हारे फादर मदर या एल्डर्स जो है वो कंपेयर करते कि तुम्हारी एज में हम लोग थे तो हम लोग ये काम नहीं करते थे,
ये तुम्हारी एज में थे तो हम लोग ये काम और ज्यादा करते थे। तो वो जो कंपैरिजन है एज वाला, वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है एज नॉर्म्स, जो कि सोसाइटी के बदलने के साथ साथ बदलते रहते हैं, है ना। तो मानक जो होते हैं उनमें ये भी विशेषता होती है कि वो समय के साथ उनको रिन्यू किया जाता है, नवीनता उनमें होती है, वो समय के साथ बदलते रहते हैं। और साथ ही साथ जिस सैंपल के लिए उनको बनाया जा रहा है वो उसका प्रतिनिधित्व करें, रिप्रेजेंटेशन करें। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वो नॉर्म्स सही नॉर्म्स नहीं कहे जाएंगे। और इसके अलावा दो और चीजें होती हैं, एक तो होता है रेलिवेंट होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप केवल तुलना करने के लिए या केवल रिजल्ट बताने के लिए बता रहा हूँ, वो वास्तव में उन चीजों को अपने में समाहित करना चाहिए। और लास्ट है कि मानक के आधार पर तुलना संभव होनी चाहिए कि कोई दो स्टूडेंट्स हैं तो उनमें कौन बेहतर है या दोनों बराबर हैं या कौन कम बेहतर है, इसकी जानकारी हमको मानक के द्वारा हो जाए। तो ये आपका नॉर्म्स का पूरा टॉपिक था। अब इसमें आप लोग आगे खुद से पढ़िए, फिर उसके जो नहीं आ रहा है वो बताइए। अभी तुरंत कोई प्रश्न हो तो तुम लोग पूछ सकते हो, 2 मिनट का टाइम भी है। बताओ क्या क्या पढ़ा है, ज्यादा तो नहीं हो गया? नो मैम नो। क्या नो मैम? समझ में नहीं आया? समझ में आया? कम हो गया, ज्यादा हो गया? क्यों नो? ये वही आंसर है तुम लोग का। हम क्या किस चीज से कंपेयर करें? कोई रेफरेंस पॉइंट दो। मैम आ गया समझ में। अब समझ में मेरी भी आया। यस बाकी मैम। सबका नो का मतलब क्या है? समझ में नहीं आया या समझ में आया? मैम समझ में आया। ओके ओके, अब ऐसे ही बताया करो ना, तुम लोग भी उसी तरीके से बता दिए जैसे हमने तुम्हें बताया। हम बता रहे मानक के बारे में, तुम लोग बता रहे हो नो मैम। चलो, जब समझ में आ गया तो फिर इसको पढ़ो। और अच्छी बात यह है कि यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है, तो मुझे बहुत खुशी है कि आज हम लोगों ने एक यूनिट खत्म कर ली। और तुम लोगों ने कितना पढ़ा ये तुम ही लोग जानते हो, हम नहीं जानते। कुछ असाइनमेंट दे तब पता चले। बिल्कुल मैम कीजिए। तबीयत नहीं सही है क्या तुम्हारी? आवाज बारी हो रही है। हाँ मैम नहीं सही है इधर बीच। इधर बीच हमें लगता है ज्यादा दिन हो गया, आराम नहीं हुआ तुम्हें? मैम हुआ था उस टाइम बट फिर से तबीयत खराब हो गई है 2 दिन से। घूम रही हो बाहर क्या ज्यादा? मैम बाहर नहीं घूम रहे हैं बट इधर बीच का शेड्यूल थोड़ा